हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें हम मिनरल रिसोर्सेज ऑलरेडी कर चुके हैं। पावर रिसोर्सेज में हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कर चुके हैं। आज हम करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हमने देखा कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फॉसिल फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो फॉसिल फ्यूल्स है उसकी शॉर्टेज बढ़ रही है। अगर हम इसी रेट पे जो फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन है वो करते रहे तो धीरे धीरे जो फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स हैं हमारे पास वो खत्म हो जाएंगे और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस को यूज़ करने की, लाइक सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। तो ये क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जो कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। राइट, तो एक एक करके अब इनको हम डिटेल में करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी। सन की हीट और लाइट से जो एनर्जी पैदा होती है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में जो हम सन की एनर्जी होती है उसको ट्रैप कर लेते हैं, सोलर सेल्स में उसको ट्रैप करते हैं, फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उससे। अब देखो, सोलर एनर्जी एक आधे सोलर सेल में तो सफिशिएंटली ट्रैप होगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो सोलर सेल्स होते हैं उनको आपस में ज्वाइन करके एक बहुत बड़े सोलर पैनल्स बना लेते हैं और उन सोलर पैनल्स होते हैं उन सोलर पैनल्स के थ्रू हम पावर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे फिर आगे हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जो सोलर एनर्जी है उसको हम सोलर हीटर्स में भी यूज करते हैं, सोलर कुकर्स में भी यूज करते हैं, सोलर ड्रायर्स में भी यूज किया जाता है। इवन के जो कम्युनिटी लाइट्स जलती है वो भी आजकल सोलर पावर से ही चलती है। ट्रैफिक सिग्नल्स भी सोलर पावर पे ही आजकल काम करते हैं। राइट, अब जो सोलर एनर्जी है इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ को, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जो सनलाइट है वो सफिशिएंट मिलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज़ आती है वहाँ पे सोलर पावर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कंट्रीज़ को मिलता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं विंड एनर्जी पे। ये है सोलर पैनल्स, यहाँ पिक्चर में दे रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं जिससे सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फिर आगे यूज किया जाता है। विंड एनर्जी क्या होती है? विंड एनर्जी एनर्जी का एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है, कभी ना खत्म होने वाला सोर्स है एनर्जी का। इसमें क्या होता है, अब पहले जो पुराना जमाना होता था, पुराने जमाने में विंड मिल्स को यूज किया जाता है था ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए और वाटर लिफ्टिंग के लिए। लेकिन मॉडर्न टाइम में की जो विंड मिल्स है उनको हाई स्पीड विंड्स के साथ रोटेट किया जाता है और उसको फिर आगे जनरेटर से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। बड़े बड़े विंड फार्म्स बनाए जाते हैं। विंड फार्म्स जो होते हैं वहां पे विंड मिल्स लगाई जाती है, बहुत ज्यादा विंड मिल्स लगाई जाती है और वो वाली विंड मिल्स फिर हवा के साथ घूमती है। और क्योंकि अब देखो, जो विंड फार्म्स होते हैं वो खाली एरिया में होते हैं, जो कोस्टल एरियाज जैसे हो गए या माउंटेन पासेस हो गए, तो ऐसी जो लोकेशंस होती है वहां पे विंड मिल्स लगाई जाती है, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स चलती है जो विंड मिल्स को घुमाती है और उससे फिर आगे जनरेटर को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। जो विंड फार्म्स है वो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस, स्पेन में देखने को मिलते हैं। इंडिया में जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है वहां पे भी विंड फार्म्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियर पावर पे। न्यूक्लियर पावर जो होती है ये फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू जनरेट करी जाती है। ठीक है, इसमें फ्यूजन रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन नहीं होती। फ्यूजन रिएक्शन बहुत ही हार्मफुल होती है, तो याद रखना जो न्यूक्लियर पावर है वो फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करी जाती है। फ्यूजन रिएक्शन होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, लाइक यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। तो इंडिया में यूरेनियम थोरियम कहाँ पे मिलते हैं? इंडिया में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के लार्ज डिपॉजिट्स मिलते हैं और थोरियम मिलता है केरला के मोनोजाइट सैंड्स में। और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की बात करें तो इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु में कलपक्कम में है, महाराष्ट्र में तारापुर में है और राजस्थान में कोटा के पास राणा प्रताप सागर में है, यूपी में नरोरा में है एंड कर्नाटका में कायगा में
न्यूक्लियर पावर स्टेशन सेटअप किए हुए हैं। वर्ल्ड की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएसए एंड यूरोप जो है ये न्यूक्लियर पावर के ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं जियोथर्मल एनर्जी पे। अब ये वर्ड से पता चलता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो अर्थ की हीट एनर्जी से जो पावर प्रोड्यूस करी जाती है उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ के जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, इंटीरियर में जाते हैं, वैसे वैसे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। और कभी कभार क्या होता है, अर्थ के अंदर से ही हॉट स्प्रिंग्स बाहर को आते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हम हीट जनरेट करते हैं, इसको पावर जनरेट करने के, इससे जो हीट एनर्जी जनरेट होती है उसको पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी जो हॉट स्प्रिंग्स होती है उसमें से निकलती है, जो जियोथर्मल एनर्जी उसको हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, हीटिंग के लिए यूज करते हैं, इवन के बाथिंग के लिए भी यूज करी जाती है। ये मणिकरण का एक जियोथर्मल एनर्जी स्टेशन है। तो यहाँ पे देखो कुकिंग वगैरह का काम भी हो रहा है। तो अब ये गर्म पानी के ऊपर ही ये सारी कुकिंग का काम यहाँ पे करते हैं। वर्ल्ड में यूएसए वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो यूएसए है, यूएसए में वर्ल्ड के लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स बने हुए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में, आइसलैंड, फिलीपाइंस, सेंट्रल अमेरिका में भी जियोथर्मल पावर स्टेशंस बने हुए हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिमाचल प्रदेश में मणिकरण साहिब में है जियोथर्मल प्लांट्स। इसके अलावा लद्दाख की पुग्गा वैली में है। जियोथर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करी जाती है, अर्थ से जो हॉट स्प्रिंग्स बाहर आते हैं तो उसको फिर आगे हम टरबाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इसकी एनर्जी जब स्टीम की फॉर्म में ये बाहर आता है तो इसकी एनर्जी को हम स्टोर करते हैं और इससे टरबाइंस घूमती है, इसको जनरेटर के साथ कनेक्ट करके फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं टाइडल एनर्जी पे। जो फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन है वो फ्रांस में बनाया गया था। टाइडल एनर्जी है क्या? टाइडल एनर्जी जो टाइड्स से एनर्जी जनरेट करी जाती है, जो हाई टाइड लो टाइड आते हैं ना, तो उससे जो एनर्जी जनरेट करी जाती है उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जाता है, इसको यूज कैसे किया जाता है, इसके लिए बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। इससे ठीक है, बहुत बड़ा डैम बनाया जाता है, डैम के ऊपर से ऐसे पुल बना के गाड़ियां बसें चलती रहती है। तो नीचे क्या होता है, इसके अंदर ये नैरो ओपनिंग छोड़ दी जाती है। सी में जो हम डैम बनाएंगे तो डैम के नीचे ये नैरो ओपनिंग हम छोड़ देंगे। जैसे ही दूसरी साइड पे हाई टाइड आएगा तो पानी इसमें से ओपनिंग में से फ्लो करेगा, बहुत ग्रेट फोर्स के साथ फ्लो करेगा दूसरी साइड। तो ये जो हमने नैरो ओपनिंग्स रखी हुई है, इन नैरो ओपनिंग्स पे हम लगाते हैं टरबाइंस और उसको जनरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं। जब हाई टाइड आता है तो पानी पूरी फोर्स के साथ इन नैरो ओपनिंग्स में से फ्लो करता है तो टरबाइन घूमती है। जब टरबाइन घूमती है तो इससे जनरेटर ऑन होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। और टाइडल एनर्जी रशिया, फ्रांस और इवन के इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ में आपको बहुत सारे टाइडल मिल फार्म्स मिल जाएंगे। फिर लास्ट चलते हैं बायोगैस पे। बायोगैस क्या होती है? जो ऑर्गेनिक वेस्ट से गैस प्रोड्यूस करी जाती है उसको बोलते हैं बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा हो गया? डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल मटेरियल हो गया, काउ डंग हो गया, एनिमल डंग हो गया, किचन वेस्ट हो गया। इन सब जितना भी वेस्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको हम गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं जिसको बोलते हैं बायोगैस। अब इसकी कन्वर्जन कैसे होती है? ये वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इसकी डिकम्पोजिशन करता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया इन सब जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको डिकम्पोज करके बायोगैस अमिट करता है। और ये वाली जो बायोगैस इससे अमिट होती है ये होता है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर। मीथेन क्या होता है? CH4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का ये मिक्सचर होता है जो बायोगैस होती है। फिर बायोगैस को कुकिंग के लिए यूज किया जाता है और लाइटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो बायोगैस प्लांट है उससे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर भी तैयार होता है। होता क्या है, अब देखो यहाँ से ये एक बायोगैस प्लांट है तो इसमें क्या होता है, एक साइड से हम स्लरी डालते हैं। स्लरी क्या? ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि काउ डंग वगैरह हो गया, गाय का गोबर हो गया, तो वो हम डालते हैं। तो वो जाता है एक बहुत बड़े टैंक में। फिर यहाँ पे उसकी डिकम्पोजिशन होती है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं और उससे मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
जिसको बोलते हैं बायोगैस। और वो फिर इस गैस टैंक में इकट्ठी होके और इस गैस टैंक को एक पाइप के थ्रू फिर हम किसी भी चूल्हे के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। किचन में जो चूल्हे होते हैं उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं इस पाइप को। फिर इस पाइप के थ्रू गैस फिर कहाँ हमारी किचन में आगे पहुंच जाती है। और उसके बाद फिर जो वेस्ट पीछे बचता है, जो डिकम्पोजिशन के बाद वेस्ट होता है, उस वेस्ट को एक आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और वो जो वेस्ट होता है उसको एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया जाता है। राइट, तो ये है बायोगैस प्लांट। अब जो एनर्जी है, हमारे आसपास एनर्जी तो हर जगह है, लेकिन उस एनर्जी को यूज कर पाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है और कॉस्टली भी है। अब हम कोई भी पावर प्लांट लगाते हैं, अब किसी भी एनर्जी की बात कर लो, सोलर एनर्जी की, विंड एनर्जी की, टाइडल एनर्जी की, तो उसके जो हम प्लांट सेटअप करते हैं ना, वो बहुत ही कॉस्टली काम होता है। तो एनर्जी तो है, लेकिन उस एनर्जी को यूज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एनर्जी को सेव करना भी एनर्जी जनरेट करने के इक्वल ही होता है। राइट, फिर ऊपर एक टेबल आता है जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रखे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के। तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के एडवांटेज क्या है? इनएग्जॉस्टिबल है, कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी है और इससे पोल्यूशन भी नहीं होता। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ही एक्सपेंसिव है। जो हम सोलर पावर प्लांट्स जो सेटअप करते हैं, सोलर पैनल्स, तो उसको सेटअप करने पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो बहुत एक्सपेंसिव है। इनिशियल जो सेटअप कॉस्ट है इसकी वो बहुत ही कॉस्टली है। डिफ्यूज सोर्स है। अब देखो, दिन टाइम तो सन होता है तो हीट एनर्जी मिलती है, लेकिन रात को तो सन नहीं होता ना, तो उस टाइम पे फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? या तो फिर हम इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि दिन में ही जो सोलर एनर्जी है उसको स्टोर कर लें। तो उसको स्टोर करने के लिए हम बड़ी हमें बैटरीज बनानी पड़ेगी। अगेन फिर उस पर कॉस्ट आएगी, खर्चा आएगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सोलर एनर्जी है वो डिफ्यूज सोर्स है। दिन में तो अवेलेबल है, लेकिन रात में अवेलेबल नहीं है। रात में अवेलेबल करने के लिए हमें बैटरीज सेटअप करनी पड़ेगी। फिर चलते हैं विंड एनर्जी पे। विंड एनर्जी नॉन पोल्यूटिंग है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। अब देखो, इसकी भी इनिशियल सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है विंड एनर्जी की, लेकिन उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। सेफ सोर्स है एनर्जी का और क्लीन सोर्स है, कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होता। लेकिन इससे नॉइस पोल्यूशन होता है। जो विंड मिल्स चलती है ना, उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो उससे आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। इनिशियल सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्टली हो जाता है। जो रेडियो और टेलीविज़न के सिग्नल्स होते हैं उसको ये डिस्टर्ब करती है और बर्ड्स के लिए भी ये हार्मफुल होती है। टाइडल एनर्जी अगेन नॉन पोल्यूटिंग है, कोई पोल्यूशन नहीं होता और कभी ना खत्म होने वाला एनर्जी का सोर्स है। लेकिन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता है और इसको हार्नेस करना भी बहुत मुश्किल है। इसको यूज कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। न्यूक्लियर एनर्जी अब अमिट तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, लेकिन इसके साथ साथ रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बहुत ज्यादा जनरेट होता है न्यूक्लियर एनर्जी से, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव सोर्स है एनर्जी का। बायोगैस लो कॉस्ट होती है इसकी, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता, ऑपरेट करना इजी है और इससे बायो वेस्ट भी बनता है। जो इसके बायोगैस जनरेट करने के बाद ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है, उसको हम खेतों में यूज़ करते हैं। लेकिन इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है ये क्लीन है, इको फ्रेंडली है एंड ऑलवेज अवेलेबल है, हमेशा ही ये अवेलेबल रहता है। लेकिन ये सिटी से बहुत दूर एरियाज में अवेलेबल होता है, इसीलिए इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।